हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे थे और उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे शिक्षा के क्षेत्र कि शिक्षा के कितने क्षेत्र हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है और यहाँ पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हमारे बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारे यहाँ पर एजुकेशन के लिए आवश्यक है। कैसे है? सबसे पहले ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षकों की सहायता करता है। यह शिक्षकों की इस तरीके से सहायता करता है कि एक जो टीचर है वो यह जान पाता है कि कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा होशियार है। यानी विद्यार्थियों को जानने में ये सहायक करता है। विद्यार्थियों को जानने में, उनकी कमी पता लगाने में, उनकी सोच के बारे में और किस बच्चे में कितनी कैपेसिटी है ये पता लगाने में, बच्चों की रुचि के बारे में और नए नए पाठ वो कितनी आसानी से सीख सके, अपने आसपास के समाज के साथ वो कैसा व्यवहार कर सके, ये सब शिक्षक समझ सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। सेकंड आपका इसमें आता है कि विधियों शिक्षण विधियों में विकास हेतु, शिक्षण विधियों में विकास के लिए जो टीचर जो पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधि यूज ले रहा है उसमें क्या कमी है, क्या उसमें कमी है या फिर क्या उसमें चेंज लाना चाहिए, तो उनके विकास के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर सहायता देता है। तीसरा आपका आता है विद्यार्थियों के उचित व्यावसायिक निर्देशन हेतु। यानी कोई भी जो विद्यार्थी है वह आगे जाकर क्या बनेगा, वो क्या करेगा, उसके लिए क्या भविष्य सुरक्षित रहेगा, अपने आजीविका के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो ये सब चीजें हम एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से बता सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और ये बताते हैं कि वह बच्चा किस लेवल का है और वो क्या कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी जानकारी पता लगानी होती है तो भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा बच्चों के भविष्य के मार्गदर्शन के लिए और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों में, उसके लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की यहाँ पर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसके बाद में, ये तो थी हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी की आवश्यकता कि स्पेशली जो आता है कि बच्चे को जानने के लिए हमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसे दो अगर मुख्य तौर पर हम माने तो पहला तो है कि शिक्षक स्वयं को जानेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि वह अपने स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को जानेगा। दो चीजें वो जानेगा, ठीक है। एक तो स्वयं को जानेगा, विद्यार्थी को जानेगा और पाठ्यक्रम को जानेगा। तीन चीजें, इससे मोटे तौर पे हम अगर सभी चीजों को लेके चले तो ये तीन चीजें हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से प्राप्त होती है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या महत्व है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे महत्व की। एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या महत्व है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज जो एजुकेशन साइकोलॉजी ने दिया है वो दिया है बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी ने वो ये दिया। पहले क्या होता था, पहले जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। कौन सी होती थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, जहां पर अध्यापक मुख्य भूमिका में रहता था, वो समझाता था, बोलता था और बच्चा जो है वो कौन सी फॉर्म में होता था? पैसिव फॉर्म में, यानी बच्चा चुपचाप सुनता रहता था। अब क्या हो गया है, एजुकेशन साइकोलॉजी की वजह से बच्चा जो है
वो क्या है, बच्चा एक्टिव रहता है, और एक्टिव यानी सक्रिय रहता है, और जो अध्यापक है यानी जो शिक्षक है वो क्या करता है, सुविधा प्रदाता की भूमिका में आ गया, सुविधा प्रदाता की भूमिका में आ गया। जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जो टीचर है वो सिर्फ बच्चों को समझाता है कि आपको क्या करना है, बाकी मेन जो सारा एजुकेशन का सिस्टम है वो अब क्या हो गया है, आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हो गया है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर जिसे हम कहते हैं, सबसे मेन जो बात थी वो यहाँ पर महत्व में तो यही है। उसके बाद में जब से एजुकेशन साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षकों में विकास हुआ है, वे स्वयं के बारे में जानने लगे हैं, वो अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करते हैं। यदि विद्यार्थियों को समझ भी नहीं आता तो वो अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियां उपयोग में लेते हैं और उसे बच्चे को अच्छे से समझ में आए उस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में आता है सर्वांगीण पाठ्यक्रम। पहले जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बात होती थी वहां सिर्फ पढ़ाई की बात होती थी, ठीक है, कि बच्चे को कितना आता है, जिसे हम कह सकते हैं रटंत विद्या जहां पर काम में आती थी, यानी बच्चे को रटा दिया, समझा दिया। अब यहाँ पर सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी विकास की बात होती है, जहां पर बच्चों से शारीरिक प्लस मानसिक दोनों गतिविधियां कराई जाती हैं, यानी उसके खेल पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। ये बात यहाँ पर ठीक क्लियर। शिक्षण पद्धतियों में यहाँ पर परिवर्तन आया है। शिक्षण पद्धतियों में किस तरीके से परिवर्तन आया है, तो शिक्षण पद्धति में पहले जो उपयोग में आती थी वो रटंत विद्या यहाँ पर काम में ली जाती थी, यानी बच्चों को सीधा सीधा रटाया जाता था। अब जो है शिक्षण पद्धतियां बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कि कौन सी चीज किस तरीके से पढ़नी है। यदि बच्चों को समझ में नहीं आता तो शिक्षक फिर क्या करता है, उस शिक्षण विधि को चेंज करता है या फिर शिक्षण विधियों को परिवर्तित करता है और परिवर्तित करके फिर अन्य तरीके से उसको समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कक्षा शिक्षण का स्वरूप। पहले कक्षा शिक्षण के स्वरूप कोई फिक्स नहीं था, बच्चों को कहीं भी पेड़ के नीचे बिठाकर कक्षा शिक्षण का स्वरूप अगर बात करें तो पेड़ के नीचे बिठाकर बच्चों को पढ़ा दिया जाता था। अब यहाँ पर कक्षा कक्ष जो है उनका भी एक मानक स्वरूप तैयार किया गया है, साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कलरफुल होने चाहिए, सजे धजे होने चाहिए, ये सब चीजें हैं। बच्चों की रुचि बनी रहे, ठीक है, उस तरीके का वहां पर कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। यहाँ पर ये बात की गई है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व यहाँ पर दिया गया है। तो अब पढ़ाते वक्त बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हैं तो बच्चों में ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों को, जो प्रतिभाशाली बालक है जिन्हें आसानी से चीजें याद हो जाती है, उन्हें अलग तरीके से टैकल किया जाता है। और जो मंद बुद्धि बालक हैं, ऐसा नहीं है कि मंद बुद्धि बालक को आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, मंद बुद्धि बालक के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसमें मंद बुद्धि बालक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मंद बुद्धि बालक जिसे समझ में नहीं आए वही मंद बुद्धि बालक है। वो जो भी है इसके बारे में हम आगे से फिर डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। समय सारणी का यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। जो विषय अधिक थका देने वाले होते हैं, यानी थकान वाले जो विषय हैं या जिन पर बच्चों के मानसिक बोझ ज्यादा पड़ता है, उनको पहले रखा जाता है। जैसे गणित का विषय है, विज्ञान है और अंग्रेजी है, इन विषयों को इंटरवल से पहले यानी मध्याह्न से पहले ही पढ़ाया जाता है।
ठीक है। और बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट है उनको इस तरीके से इनके बीच में लिया जाता है कि बच्चे की जो रुचि है वो पढ़ने में बनी रहे, बच्चे की रुचि पढ़ने में बनी रहे। इस तरीके से समय सारणी का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी यहाँ पर की जाती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है, जैसे खेल कूद का इनका एक पीरियड होता है, खेल कूद का एक पीरियड इनका रखा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि अनुशासन का पूरी तरीके से इनमें ध्यान दिया जाता है। प्रभावी शिक्षण विधियां हैं, स्वास्थ्य जो है इनका, कि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी स्कूलों में ध्यान दिया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं, जिसका सबसे बढ़िया तरीका जो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मिड डे मील वाला जो है, कि बच्चे के पोषण पे यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। उनसे शोध कार्य भी करवाए जाते हैं, बच्चों से समस्याओं पर डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। तो ये था आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से हमारे इसमें एजुकेशन सिस्टम में सहायक हो रही है, हमारे शिक्षण में सहायक यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट आपका इसके बाद में आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो कक्ष परिस्थितियों में अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है। यानी यहाँ पर ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी है, ये शिक्षक के लिए किस तरीके से सहायक है, यानी टीचर्स को इससे क्या हेल्प मिल रही है। ठीक है, टीचर से इसको क्या हेल्प मिल रही है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये अध्यापकों के तैयारी का स्रोत है, अध्यापकों की तैयारी का स्रोत है। यानी इससे जो टीचर है उनको ये सहायता मिलती है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर जो स्कीनर की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम देखेंगे। स्कीनर ने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन है स्कीनर की, जो कई बार एग्जाम में दी जाती है। ऐसे की पॉइंट से याद रखना है कि आधारशिला की बात किसने की है, स्कीनर ने की है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है, ये टीचर को जानने में सहायता करती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से किसी भी टीचर को बालक का ज्ञान होता है, बालक के बारे में से पता चलता है कि उसे कितना आता है, वो कितना समझ सकता है। बालक की मूल प्रवृत्तियों का यहाँ पर ज्ञान होता है, बालक की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि बालक का व्यवहार कैसा है, उसके स्वभाव की बात हम यहाँ समझ सकते हैं। स्वभाव के अलावा उसकी प्रकृति के बारे में हम जान सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास की बात हम यहाँ पर करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की सहायता से। इसके अलावा बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। बच्चों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है। और बच्चे के चरित्र निर्माण में एजुकेशन साइकोलॉजी सहायक है। एजुकेशन साइकोलॉजी की सहायता से यदि कोई बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का भी है तो उसे समझाकर और उसे विभिन्न विधियों द्वारा उसे सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा बालक की जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान इसमें रखा जाता है कि बालक को किस चीज की जरूरत है, उसकी विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। अलग अलग बालक के सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, हर बालक अपने तरीके से सीखता है।
तो इस तरीके से इसका ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। बच्चों को अनुशासित रखने में भी एजुकेशन साइकोलॉजी सहायक है। बच्चा त्रुटि ना करे तो त्रुटियों से रक्षा करने के लिए भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। उन्हें बार बार पढ़ाना किस तरीके से है, किस तरीके से उनमें सुधार करना है, बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा हो, यानी एक 3rd स्टैंडर्ड का अगर कोई बच्चा है तो उसका जो सिलेबस है यानी उसका जो पाठ्यक्रम है वो भी उसके लेवल का ही होना चाहिए। और ये कैसा होगा ये हम किससे डिसाइड करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी से हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चे का जो व्यवहार है स्कूल में वो कैसा है, ये सब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आए हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत किसने दिया है? तो उपयोगितावादी सिद्धांत आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। उपयोगितावादी सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। मनोविश्लेषण संप्रदाय किससे संबंधित है? तो मनोविश्लेषण संप्रदाय जो है वो आपका किससे संबंधित है? सिगमंड फ्रायड से ये संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानवतावादी दृष्टिकोण की बात किसमें हुई है? तो मानवतावादी दृष्टिकोण किसने बोला है? ये बात करी है मोज़ले, रोजर्स और अल्पोर्ट ने करी है। मानवतावादी दृष्टिकोण की बात किसने की है? मोज़ले, रोजर्स और अल्पोर्ट ने यहाँ पर की है। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा है वॉटसन ने। यहाँ पर जे.बी. वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा है 1912 में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी जिसको हम कहेंगे। सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा सेक्स फैक्टर यानी यौन कारक को महत्वपूर्ण माना है। सिर्फ यही एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस कारक को महत्वपूर्ण माना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इनके क्वेश्चन आंसर हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। जो आपके क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है वो है हम एक अलग से वीडियो में यहाँ पर बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।